नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 10 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज ही के दिन साल 1912 में मशहूर जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला था। लोगों के लिए ये एक ड्रीम शिप था, सबसे बड़ा, सबसे लग्जरियस। लेकिन किसे पता था कि यह इसकी पहली और आखिरी यात्रा होगी। कुछ ही दिनों बाद ये जहाज हादसे का शिकार हो गया और इतिहास में एक दुखद घटना बन गया। और आज ही के दिन साल 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। गांधी जी ने किसानों के हक के लिए आवाज़ उठाई और बिना हिंसा के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। वेस्ट एशिया संकट के बीच सरकार ने देश में जरूरी सप्लाई को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। फार्माक्यूटिकल्स विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी सत्या प्रकाश ने बताया कि दुनिया भर में सप्लाई चेन प्रभावित होने के बावजूद भारत में दवाइयों की कीमतों में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ है। सरकार ने फार्मा सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए 40 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर कस्टम्स ड्यूटी को 0 कर दिया है ताकि जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता बनी रहे। वहीं शिपिंग मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है कि इंडियन वेसल ग्रीन आशा सुरक्षित रूप से भारत पहुंच चुका है और हॉर्मुज स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार कर लिया गया है। सरकार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है और अब तक 1800 से ज़्यादा भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। इधर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी की 100% सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। कल ही 51 लाख से ज़्यादा घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए गए और एलपीजी बुकिंग का 98% हिस्सा अब ऑनलाइन हो चुका है। साथ ही कमर्शियल एलपीजी और पीएनजी कनेक्शंस को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी सेक्टर्स में सप्लाई बनी रहे। सरकार की तैयारी यह दिखाती है कि वैश्विक संकट के बावजूद देश के अंदर जरूरी सेवाएं लगातार सुचारू रखी जा रही हैं। देश के कई राज्यों में आज चुनावी माहौल चरम पर है। असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है, जहां लोग बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंच रहे हैं। असम में 126 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां कल शाम 5 बजे तक करीब 84.42% मतदान दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा वोटिंग साउथ सलमारा मंकचर जिले में 94% से ज़्यादा रही। वहीं केरलम में 140 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां करीब 75% वोटिंग रिकॉर्ड की गई और कोझिकोड में सबसे ज़्यादा 77% मतदान हुआ। पुडुचेरी में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां 30 सीटों के लिए करीब 86.92% मतदान हुआ। इसके अलावा कई राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। कर्नाटका, नागालैंड और त्रिपुरा में भी अच्छी वोटिंग दर्ज की गई है। इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो सके। अब सबकी नज़र 4 मई पर है, जब इन सभी राज्यों के रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे। वेस्ट बंगाल चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। हल्दिया में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य के लिए 6 गारंटी पेश की हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार आने पर डर का माहौल खत्म कर कानून का राज्य स्थापित किया जाएगा। दूसरी गारंटी में उन्होंने कहा कि सरकारी सिस्टम पूरी तरह जनता के प्रति जवाबदेह होगा। तीसरी गारंटी के तहत भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़े सभी मामलों की फिर से जांच की जाएगी। चौथी गारंटी में उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजा जाएगा, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। पांचवी गारंटी में शरणार्थियों को अधिकार देने और घुसपैठियों को बाहर करने की बात कही गई है और छठी गारंटी में 7th पे कमीशन लागू करने का वादा किया गया है। पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार पर भी जोर देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी होने से विकास तेजी से होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार आने पर वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री, फिशरीज और रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में कल मतदान के साथ एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है, जहां एक तरफ लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तकनीक का भी शानदार उपयोग देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर नीला नाम का एक वेलकम रोबोट लोगों का स्वागत कर रहा है, जो साड़ी पहनकर पारंपरिक अंदाज में नजर आया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक यह रोबोट इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के प्रतिनिधियों का भी स्वागत कर रहा है। इस पहल ने चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा आधुनिक और आकर्षक बना दिया है। मतदाताओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी इस नवाचार की सराहना की है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराया जा रहा है। अब सभी की नज़र 4 मई पर है, जब यह तय होगा कि पुडुचेरी में राजनीतिक दिशा क्या रहने वाली है।
वेस्ट एशिया में तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। इंडिया फ्लैग्ड एलपीजी वेसल ग्रीन आशा सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके नावी मुंबई के जेएनपीए पोर्ट पर पहुंच गया है। यह जहाज करीब 15,400 टन एलपीजी लेकर आया है, जो देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद अहम है। जेएनपीए के मुताबिक जहाज, उसका पूरा कार्गो और सभी क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। खास बात यह है कि वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने के बाद यह 9वां भारतीय जहाज है जिसने हॉर्मुज स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार किया है। हालांकि ग्रीन आशा पहला ऐसा जहाज है जो सीधे नावी मुंबई के जेएनपीए पोर्ट पर पहुंचा है। सरकार ने भी भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह स्थिर बनी हुई है और किसी तरह की देरी या कमी नहीं है। यह घटना दिखाती है कि मुश्किल हालात में भी भारत की सप्लाई चेन मजबूत बनी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है और वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट ने इसे लेकर एक बड़ा अनुमान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की ग्रोथ रेट करीब 7.6% रहने का अनुमान है, जो पहले के अनुमान से ज़्यादा है। इस मजबूत प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण है डोमेस्टिक डिमांड, यानी देश के अंदर बढ़ती खपत और निवेश। प्राइवेट कंजप्शन लगातार मजबूत बना हुआ है, जहां कम महंगाई, टैक्स में सुधार और बढ़ते भरोसे ने खर्च को बढ़ावा दिया है। वहीं सर्विसेज सेक्टर भी भारत की ग्रोथ का बड़ा आधार बना हुआ है, जहां आईटी और बिजनेस सर्विसेज में तेजी देखी जा रही है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में करीब 16% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ग्लोबल स्तर पर भी भारत की स्थिति मजबूत हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अच्छी तेजी है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की पीएलआई स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इस तेजी को और मजबूती दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडिया यूके और इंडिया ईयू जैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स आने वाले समय में एक्सपोर्ट और ग्रोथ को और बढ़ाएंगे। हालांकि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस जैसे कुछ जोखिम बने हुए हैं, लेकिन मजबूत घरेलू आधार के चलते भारत की अर्थव्यवस्था आगे भी मजबूती से बढ़ती रहने की उम्मीद है। वेस्ट एशिया में तनाव के बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ शांति समझौता नहीं होता, तब तक अमेरिका अपने सैन्य संसाधन मिडिल ईस्ट में बनाए रखेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो लड़ाई और ज्यादा खतरनाक स्तर तक बढ़ सकती है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि जल्द ही एक स्थायी पीस डील हो सकती है। इसी बीच ईरान की ओर से भी बातचीत को लेकर सख्त रुख देखने को मिला है, जहां नेताओं ने कुछ शर्तों को अनरीजनेबल बताया है। दूसरी तरफ इजराइल के हमलों और लेबनान में बढ़ते तनाव ने सीज फायर को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। इन हालातों का असर ग्लोबल मार्केट पर भी दिख रहा है, जहां ऑयल प्राइस फिर से बढ़ने लगे हैं। ब्रेंट और WTI क्रूड दोनों में तेजी आई है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी मार्केट पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। वेस्ट एशिया में हालात फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सीज फायर के बावजूद तनाव कम होने के संकेत नहीं मिल रहे। इजराइल ने लेबनान में बड़े हमले जारी रखते हुए 250 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है, जिससे शांति प्रयासों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बाद भी जमीनी हालात स्थिर नहीं हो पाए हैं। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, तब तक कोई समझौता संभव नहीं है। इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में शांति वार्ता होने की तैयारी है, जहां दोनों पक्ष बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बनी हुई है, जहां अब भी सप्लाई पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। इसका असर ग्लोबल मार्केट पर दिख रहा है, जहां तेल की कीमतें कई जगह $150 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। लेबनान में हालात बेहद गंभीर हैं। लोग अपने परिजनों को खो चुके हैं और कई इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर सीज फायर के बावजूद वेस्ट एशिया में अस्थायी शांति अभी भी दूर नजर आ रही है। वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अब गाजा, सीरिया और लेबनान में बफर जोन्स बना रहा है, ताकि अपनी सीमाओं को और सुरक्षित किया जा सके। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी संकेत दिए हैं कि देश अब लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के लिए तैयार हो रहा है। यह कदम 2023 के हमलों के बाद नई सुरक्षा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां इजराइल अब खतरे का इंतजार नहीं करता, बल्कि पहले ही कार्रवाई करता है। इधर डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर प्रयासों के बीच इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमले रोकने की बात तो कही है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला लिया है। लेबनान में इजराइल ने सीमा के पास बड़े इलाके को खाली करवा दिया है और वहां बफर जोन बनाने
की कोशिश की जा रही है। इससे हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं और क्षेत्र में मानवीय संकट और गहरा होता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति शॉर्ट टर्म सुरक्षा तो दे सकती है, लेकिन लंबे समय में तनाव और बढ़ सकता है। कुल मिलाकर सीज फायर की कोशिशों के बावजूद वेस्ट एशिया में अस्थायी शांति अभी भी चुनौती बनी हुई है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन इतिहास रचते हुए अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। चांद के फार साइड से लौट रहे चारों एस्ट्रोनॉट्स अब अर्थ पर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, जिसे उन्होंने फायरबॉल एंट्री बताया है। इस मिशन में शामिल एस्ट्रोनॉट्स रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हांसन इतिहास के सबसे दूर तक जाने वाले इंसान बन चुके हैं। वापसी के दौरान उनका ओरियन कैप्सूल करीब 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा, जो मिशन का सबसे जोखिम भरा हिस्सा माना जाता है। एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि यह अनुभव बेहद भावुक रहा और उन्होंने अपने परिवार से भी अंतरिक्ष में रहते हुए बात की। इस मिशन में क्रू ने करीब 2.5 लाख मील की दूरी तय की, जो अपोलो 13 के 56 साल पुराने रिकॉर्ड से भी ज्यादा है। एक खास पल तब देखने को मिला जब एक नए चंद्र क्रेटर का नाम कमांडर वाइजमैन की दिवंगत पत्नी के नाम पर रखने का सुझाव दिया गया। अब यह क्रू शुक्रवार को कैलिफोर्निया के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम का लक्ष्य है 2028 तक इंसानों को फिर से चांद पर उतारना और आगे मार्स मिशन की तैयारी करना। बांग्लादेश ने रेलवे सेक्टर में बड़ा फैसला लिया है और भारत से 200 ब्रॉड गॉज कोचेज आयात करने जा रहा है। बांग्लादेश के रेलवेज मिनिस्टर शेख रबीउल आलम के मुताबिक इन कोचों की डिलीवरी इसी साल से शुरू होगी और दिसंबर 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। यह पूरा प्रोजेक्ट यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के फाइनेंस से तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत जून 2026 से बांग्लादेश रेलवेज के बेड़े में नए कोच शामिल होने लगेंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार अपने रेलवे नेटवर्क को और आधुनिक बनाने की योजना भी बना रही है, जिसमें 260 और पैसेंजर कोचेज, 46 ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव्स और 50 मीट्रिक गॉज लोकोमोटिव्स खरीदने का प्रस्ताव शामिल है। यह कदम बांग्लादेश में रेलवे कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं को काफ़ी बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली में भारत और स्वीडन के बीच 8वीं फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस यानी FOC आयोजित की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से सेक्रेटरी CB जॉर्ज और स्वीडन की ओर से स्टेट सेक्रेटरी डैग हार्टेलियस ने की। बैठक में दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और उन्हें और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। खासतौर पर पॉलिटिकल इंगेजमेंट, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही पीपल टू पीपल कनेक्शंस को भी और मजबूत करने की बात कही गई। यह बैठक भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों का संकेत देती है। भारत और भूटान के बीच मजबूत होते रिश्तों को एक और बढ़ावा मिला है। पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। यह मुलाकात उनके 4 दिन के भूटान दौरे के दौरान हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। भारत और भूटान के बीच हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी पहले से ही साझेदारी का अहम हिस्सा रहे हैं और इस बैठक में दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। यह मुलाकात इंडिया भूटान संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आज सोना और चांदी के दामों में हल्की तेजी देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 15,450 से 15,600 रुपये प्रति ग्राम के बीच बनी हुई है, यानी 10 ग्राम सोना लगभग 1,54,500 से 1,56,000 रुपये तक पहुंच गया है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इसकी कीमत 255 से 265 रुपये प्रति ग्राम के आसपास है, यानी 1 किलो चांदी करीब 2,55,000 से 2,65,000 रुपये के बीच ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।